नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि श्रावण का महीना है और आज प्रदीप जी नाग पंचमी भी है। आप सब लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस इतना है कि यार वो नागों को दूध मत पिलाना यार। क्या है कि फिर भी काटेगा। No, they die. Poor things, they die. You know, because that milk that you're giving is not suited for the snake's system, physiology, and the poor things they die after that. I mean, अगर आप उनको ज़्यादा दूध पिलाएंगे कुछ हो जाएंगे, they suffer from pneumonia and they just die, and that's terrible. So, thank God that there has been a law now that you can't feed snakes and you can't bring them into the city and so on and so forth. Earlier, I remember 20 years ago, 30 years ago, there used to be all these guys, carrying cobras with them and stuff like that. And by the way, 80% of the cobras used to die after that, which is awful. But that's something that has been continued from years. I mean, you can say decades. For centuries, actually. Yes, for centuries. Come to think of it, for and centuries. India, earlier times, not now, were recognized by these kind of activities. Yes. The snake charmers. And tigers, elephants and snake charmers. The magic rope that goes up. That's right. Yes. The Indian rope trick. Rope trick. And the magic carpet. Yeah, that of course came from Arabia. But the Indian rope trick was something that... But today we are known for digital revolution. Today we are known for Chandrayaan 3. Yes. For Mangalyaan and Chandrayaan 3. And for the fact that more than 340 of all the Fortune 500 companies have Indian CEOs who have studied either at IITs or at various engineering colleges all over India. 40% of the UPI transactions, real-time transactions of the world happen in India. In fact, the German ambassador, by the way, went and shopped for some vegetables. Even the vegetable vendor has a UPI facility. That's right. Sir, वो जो ठेले वाला बाहर खड़ा है, वो जो यहाँ पर जो लोगों को समोसे दे करके आता है, उसको भी आप UPI की पेमेंट करते हैं सर? UPI ही, वो UPI ही लेगा। बोले मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप GPay करो या इसमें पेमेंट कर लो। जी। Digital दुरुस्त बात है. And that, by the way, is a miracle. In fact, I think we've got our friend Lakshman Saji with us. Lakshman Saji साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी. जय शिवाजी सर, जय शिवाजी. ये लक्ष्मण हर हर महादेव. हर हर महादेव सर. ये लक्ष्मण साजी साहब का नाम जो है वो ठीक तरह क्यों नहीं आ रहा है? Can we ask our production team? लक्ष्मण साजी साहब का नाम ठीक नहीं आया. बड़ा ट्रांसपेरेंट था, अच्छी तरह दिख नहीं रहा था उनके बहुत ही खूबसूरत कुर्ते के सामने. बहुत ही ब्यूटीफुल. क्या बात है. लक्ष्मण साजी साहब, अभी अभी प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे. आज की तारीख में जो सब्जी वाला है, भाजी वाला जो है, जो आपका ठेले वाला है, जो समोसे बनाता है, जो पकौड़े तलता है यानी भाजी जो बनाता है, उसके अलावा जो वड़ा पाव बनाता है, वो भी UPI पेमेंट लेता है सर. वो भी गूगल पे लेता है. वो कहता है मेरे पास छुट्टा नहीं है. इनफैक्ट मैं देख रहा था अभी YouTube के ऊपर कोई पाकिस्तानी चैनल, उनके लोग, उनका कोई बंदा यहाँ पर आया, वो कहता मुझे ऐसा लगा कि मैं तो किसी स्पेस एज में पहुंच गया, कोई साइंस फिक्शन फिल्म में पहुंच गया हूँ. ये क्या हो रहा है? कहता वो जो भाजी वाला है, सब्जी वाला है, जो बाहर खड़ा है, ठेले वाला है, उसके पास भी QR कोड है. वो भी बोलता है कि भाई साहब ऐसे पेमेंट करो, छुट्टा नहीं है अपने पास, कैश मत दो. ये जो हमारी डिजिटल क्रांति है जी, ये इतने दिन तक हमको हमारे देश के आम आदमी का, सामान्य आदमी का अंदाजा नहीं आया, राज्यकर्ताओं को. जी, वो मोदी जी ने पहचाना. दुरुस्त बात है. और जो बैंक अकाउंट खोलने में जो शुरुआत की जी, और उसके बाद जो अलग अलग आयाम उसके समझ में आ गए कि सामान्य आदमी भी बैंक में पैसा रख सकता है. उसका अकाउंट खोलने का था, कोई किसी तो भी वो जकड़ा हुआ था बंधनों में, वो मुक्त हो गया. आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो बैंक के साथ रिश्ता जोड़ दिया. तो देश के सब व्यवहार में सामान्य आदमी, आम आदमी का प्रवेश इतनी जोरदार से हुआ. पहले शक लिया जाता था, बलून वाला क्या करेगा, छोटा आदमी क्या करेगा, किसको पढ़ने को आएगा. लेकिन अभी जो आपने बोला और जो मालूम पड़ता है
जो सब मीडिया को भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, बाहर से लोग जो आते हैं उनको भी मालूम है कि रास्ते पे सब्जी वाला भी हो, बलून वाला हो, छोटे से छोटे व्यावसायिक हो, दुकानदार हो, छोटे छोटे व्यावसायिक हो, वो सब लोग अभी पेटीएम पे, इसमें यूपीआई, पेटीएम, गूगल सब पे, सब सब अलग अलग भीम ऐप आ गए, उसमें अलग अलग जी। आ गए वो सब। और उसका फायदा हो गया कि सामान्य आदमी का भी पैसा बैंक में जमा हो सकता है, उसकी बहुत बड़ी राशि सबको मालूम हो गई। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। और वो देश के विकास में उसका कितना बड़ा योगदान हो सकता है आदमी का, सामान्य आदमी का, आम आदमी सर, का, ये मालूम हो गया। लक्ष्मण सौजी साहब, बाकी दुनिया के लोग हैरान हैं, हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। ये भारत में कैसे हो गया कि मतलब आप देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है आज की तारीख में तकरीबन हर कोई, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि आप घर में कोई चीज ऑर्डर करते हैं, किसी से भी ऑर्डर करें, ये जो आजकल जितनी भी चीजें हैं, क्या है वो प्रदीप जी, वो क्या है, अमेजोन हो गई, या बहुत सारे, मिंत्रा है, अमेजोन है, अमेजोन जो भी है, टाटा क्लिक है, वेरियस साहब प्लेटफॉर्म जी, इसमें भारतीयता का जो डीएनए है ना जी, ये पहले से ही बहुत प्रोग्रेसिव है। यानी कि जब ये आक्रमणकारी हमारे यहाँ आ गए ना, उसके बाद में हमारी जो विशेषताएं थी वो उन्होंने खत्म करने के लिए सब प्रयास किए, हर जी, क्षेत्र में। जी, आर्कियोलॉजी होने दो, खेती के बारे में होने दो, या कोई ग्रह तारे के खगोल शास्त्र के बारे में होने दो, भारतीयता मेडिकल के बारे में होने दो, अध्यापन के अध्ययन के बारे में होने दो। हमारी जो भारत की विशेषता है, भारत की जो डीएनए है पहले से, वो पूरी दुनिया से अलग है और बढ़कर है। और सबसे बड़ी बात ये है सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, वैसे असल में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में आप पता नहीं गए हैं कि नहीं, राजस्थान गए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, गए होंगे जरूर, आप आरएसएस से हैं तो जरूर गए होंगे। सर, राजस्थान में शुरू से हजारों साल से अलग अलग जगह पर बाउली थी, वाव, बाउली, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। अंग्रेजों ने आकर के वो पूरा सिस्टम खत्म कर दिया, और उसके बाद हमारे भी जो नए इंजीनियर आए, भाई वो विलायत में पड़े हुए, अमेरिका में पड़े हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ कैनाल बनेगी, नहर बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब जाकर के मालूम पड़ा कि पारंपरिक तरीका जो था वो पानी को स्टोर करने का, पानी को रखने का, उससे क्या होता था, जो अंडरग्राउंड जल था, धरती के नीचे जो जल था, वो पूरा रिचार्ज होता था, एक्विफायर्स रिचार्ज होते थे, जिसकी वजह से जो 6-6, 7-7 नदियां जो लुप्त हो गई थी राजस्थान से, वो एक बार फिर पुनर्जीवित हो गई हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है भारत में, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण साहू जी साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, सही बात है ना, जो हमारे रहन सहन का जो तरीका था पहले से जी, जो रहने का निवास स्थान जो था, उसमें जो अभी ये इज्जत घर का, शौचालय का विषय अभी आया, तो बीच में हम 500, 600, 700, 800 साल इसको हम बहुत पीछे गए थे सभी कामों में, क्योंकि हमारा जो घर के पीछे बाजू, हमारे महाराष्ट्र में उसको परसदार बोलते हैं जी, और जो हम टॉयलेट को जाते हैं तो उसको परसाकड़ बोलते हैं। ये अभी वर्ड डिबेट में कितना सही है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जीने का एक तरीका था। जो स्वागत कक्ष था, जो हमारा ये घर का प्रवेश द्वार था, उसका पवित्र जो रखना था, जो हमारा आंगन था वो कितना पवित्र था। आंगन में हमारी तुलसी होती थी, तो ये ऑक्सीजन देती थी। और ये सब जो जीने का जो तरीका था, सुबह से सूरज की पहली किरण से सूरज के अंतिम किरण तक, और रात को भी सूरज के अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, ये हमारे जो अष्टो प्रहर जो हमारी जीवनी थी, ये हमारे हिंदुस्तान के डीएनए में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं थी। और ये सब हम बाद में है जो पाश्चात्य का जो अनुकरण का अंधानुकरण जो होने लगा, उसके बाद में मुगल के कालीन के जो भी सराव आ गए, तो इसमें हमारी पूरी संस्कृति ढक गई थी। और अभी अभी इसको शुरुआत हो रही है, इसके खोज में जा रहे हैं, इसकी पढ़ाई हो रही है। कोई किसी को जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, यह हमारा जो विज्ञान था, जो हमारा जो विशेषताएं थी,
इसको सबको इन्होंने ढक कर रखने के बहुत प्रयास किए थे। हमारी अस्मिता को पूरा छेद देने का काम हजारों साल, 1000 साल के से भी ज्यादा हुआ था। और अभी इसका सब खोज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतने जितना डिजिटल स्टेटस सामने आ रहा है तो ज्यादा किताबें, ज्यादा साहित्य, ज्यादा लिटरेचर, ये सब सामने आ रहा है, लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी जो नया जनरेशन आ रहा है उसमें इसकी जो प्रवृत्ति है ये बढ़ रही है। और हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, ये कोई जातीयवाद के आधार पर नहीं थी कि धार्मिक, ये मानवतावादी पूरी संस्कृति है। आदमी ने आदमी के साथ कैसा रहना चाहिए, मानवीय व्यवहार कैसा अच्छा होना चाहिए, कौटुंबिक व्यवहार कैसा अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का जो व्यापार चलता है, व्यापार में भी पवित्रता से व्यापार हो सकता है। व्यापार यानी किसी का खून चूसना नहीं है, व्यापार यानी कम दिन में ज्यादा पैसा ना कमाना नहीं है। जी दुरुस्त बात है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि व्यापारी जो है, व्यापारी, वैश्य, व्यापारी, सही बात सर, ये तो रामायण काल के भी पहले से है, वेदों में जिक्र है व्यापारियों का। अब उसके बाद क्या हुआ प्रदीप जी, 1947 के बाद व्यापार जो है, ट्रेड, इट बिकेम ए डर्टी वर्ड। उनका क्या, व्यापारी बनिया यानी चोर है, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अरे दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड सर, ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि भारत के व्यापारी वो लोग हैं। प्रदीप भाई तो अफ्रीका में रह चुके हैं कि अफ्रीका में, अफ्रीकन जंगल में जहां पर कोई जाता नहीं था, वहां भारत के व्यापारी पहुंचे, उन्होंने जाकर एक एक चीज सप्लाई करी। सर वो हमारे जो मसाला पदार्थ थे जी, जो मसाले की पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान की, भारत की थी, और वो बाहर जाते थे, जहाज जाते थे बाहर व्यापार के लिए। तो आज की तारीख में ये बताएं, ये सारा काम जो है, ये अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया। वो क्योंकि बाहर से पढ़े हुए थे, पश्चिमी विद्या उनके पास थी, जो उनको उस वक्त ठीक लगा वो उन्होंने किया। तो क्या कांग्रेस अभी तक वही कर रही है? आज भी आप देखें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और यहां तक और तो और छोड़िए, वो कोई एक्टर साहब हैं कर्नाटक के, वो चंद्रयान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब हमारे पड़ोसी देश के लोग उसका मजाक उड़ाएं, उस पर कटाक्ष करें, वो तो समझ सकते हैं। हमारे अपने लोग ही ऐसा कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ सर? ये क्या प्रवृत्ति है? ये मुझे समझ नहीं आया। इसमें बात ऐसी है साहब, जब हम उसके थोड़ा सा भीतर गहराई में जाते हैं ना, तो कांग्रेस का निर्माण किसके लिए हुआ था और किस वजह से हुआ था, किस कार्यकाल में हुआ? कांग्रेस का निर्माण इसलिए होता है कि ब्रिटिश लोगों को उनका सरकार अच्छा चलाने के लिए ये कोई मंच बनाना था, और यहाँ के कुछ लोगों को विश्वास में लेकर उनके हित के लिए जो मंच बन गया वो कांग्रेस था। कांग्रेस कोई भारतीय डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए नहीं पैदा हो गई थी। इसलिए कांग्रेस की निर्मित जिस विचारधारा में हुई ना, उसी विचारधारा में कांग्रेस का अंत भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी जागरूक हुए हैं। साहू जी साहब, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड एकदम जबरदस्त है, 9 साल बेमिसाल, उसमें आपने हर एजेंडा को पूरा किया। जो आपने कहा यूपीआई, डिजिटल रेवोल्यूशन से लेके 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके राम मंदिर से लेके ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, और छोटे छोटे घर में नल से जल, शौचालय, आवास, आयुष्मान सब भरा हुआ है। मगर कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन अभी चल रहा है कि मोदी जी ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई सफर कराऊंगा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर कराऊंगा। आज चप्पल पहनने के लायक भी नहीं छोड़ा मोदी जी ने। तो ये यहां पर आपका रिपोर्ट कार्ड एकदम जबरदस्त, 9 साल बेमिसाल, मगर कांग्रेस का जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है कि हवाई चप्पल पहनने लायक भी नहीं बनाया। तो कैसे देखते हो साहू जी साहब, इतना विस्तार था? नहीं, बात ऐसी है, कांग्रेस को उनकी पार्टी चलानी है, कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, राजनीति को पूरा बिजनेस बना दिया है। उनको कोई देश चलाना नहीं, उनको लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अगर लोगों की फिक्र होती तो 47 में भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते थे देश के, और फिर भी सत्ता मिली 50-60 साल, तो इतनी गरीबी अभी तक नहीं चलती थी। अभी जो 9 साल बेमिसाल हम जो गर्व के सीना तान के कह सकते हैं,
ये काम उन्होंने क्यों नहीं किए 50 साल में, या हमने 9 साल में क्यों किया हमारे से? क्योंकि हमारे जो डीएनए है ना वो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के सामान्य आदमी के साथ हमारा डीएनए जुड़ा हुआ है। हमारा सामान्य आदमी का डीएनए, हमारा डीएनए एक ही है। हमारा फॉरेन का डीएनए नहीं है जैसा कांग्रेस का है। इसलिए जो जो काम हो रहे हैं अभी, जो डेवलपमेंट चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो रास्ते कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरे देश भर में चारों तरफ से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारे जो मंत्री जी है, नितिन जी गडकरी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश की सब बढ़त सब क्षेत्रों में हो रही है। ये जो काम हो रहे हैं अभी साहब, इन्होंने कोई भी काम को बदनाम करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस का योगदान क्या है पिछले 10 साल में देश में? चुनाव के अलावा कांग्रेस का सामाजिक योगदान क्या है? जहां भारत जोड़ो की यात्रा निकलते हैं और देश के टुकड़े करने की कृति है उनकी। केरल में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है, मणिपुर में क्या होता है, इसके जो बुनियाद किसके आधार पर चल रहा है ये सब झगड़े? ये सब कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस का डीएनए भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कांग्रेस वालों के कोई आरोप भी जनता उनको सीरियसली नहीं लेती है। अभी स्वतंत्रता के मुद्दे के आधार पर उनको एक बढ़त मिली थी। स्वतंत्रता के मुद्दे के आधार पर जब राजनीतिक दल नहीं थे, कांग्रेस ये मूवमेंट थी। बाद में जब कांग्रेस की जो स्थापना हो गई वो ब्रिटिशों के लिए हो गई, लेकिन उसमें सब जो लोग जुड़ते गए, जो राष्ट्रवाद के विचार वाले भी लोग जुड़ते गए, फिर ये कांग्रेस ये जो जिन्होंने ब्रिटिशों के लिए बनाई थी उनका गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसको बाद में फिर स्वतंत्रता के मूवमेंट का उसमें बदलाव आ गया। और जब स्वतंत्रता मिली उस वक्त गांधी जी ने बोला था कि अभी कांग्रेस समाप्त कर दो, कांग्रेस का मकसद पूरा हो गया, फिर कांग्रेस बंद होनी चाहिए थे, लेकिन वो वातावरण का फायदा लेने में कांग्रेस जुट गई। तो इतना फायदा लिया, इतना ब्रिटिशों ने मुगलों ने जितना लिया उससे ज्यादा ये कांग्रेस वाले ने लूटा देश को 50 साल में। लेकिन साहू साहब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जी और बाकी कांग्रेस का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कटाक्ष इस बात का लगाते हैं कि चीन ने हमारी और भी जमीन हत्या ली है। कोई 26 के करीब ऐसे पॉइंट हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर हम पहले पेट्रोलिंग किया करते थे, अब वहां पर अलाउड नहीं है क्योंकि वहां चीन बैठ गया है, अपने कैंप टेंट वगैरह लगा दिए, जिसकी वजह से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको लेकर के वो ये कहते हैं कि भाई मोदी जी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते, मोदी जी हरियाणा पर कुछ नहीं बोलते, मोदी जी जो हमारी महिला पहलवान है उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते, और अब चाइना पे भी नहीं बोल रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? अभी बात ऐसी साहब, कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी को तो हम किधर के भी नहीं मानते हैं, लेकिन कोई जो कुछ बचे हुए कुछ कांग्रेस में पुराने लोग हैं, उन्होंने अपने अंतरात्मा को थोड़ा ढक कर देखना चाहिए, अंदर आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि नेहरू जी से लेकर चाइना के साथ किसका रिश्ता था जी। चाइना के कोई भी चाइना के मुहिम को जिस भारतीय जनसंघ ने, जब हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय थे, अटल जी थे, उस समय के जो क्योंकि मुखर्जी तो 53 साल में उनकी हत्या हो गई जी तुरंग में कश्मीर के लिए, लेकिन बाद में जनसंघ ने जो 15-20 साल जो लड़ाई थी ना, तो नेहरू जी के चीन का जो उनका रवैया था उसके लिए हमेशा जो बातें सच कही वो सब सच निकली, और हिंदी चीनी भाई भाई का झूठा नारा लगाकर उन्होंने हमको भारतीय वासियों को, पूरे भारतवासियों को, नेहरू जी ने पूरा हमको उसमें क्या ब्लैकमेल किया, फंसाया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और चाइना के बारे में कांग्रेस वाले कुछ, जब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाइना के साथ कौन सा एमओयू करते हैं जाके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ, इनको करने का हक क्या है? इनके पास कौन सा पोस्ट है, कौन सा ऑफिस है? ये जो गवर्नमेंट तो नहीं बता सकते। कांग्रेस ने इसकी श्वेत पत्रिका पहले निकलनी चाहिए कि उनका एमओयू चाइना के साथ कांग्रेस का अलग से क्यों हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ये इसके ऊपर प्रकाश होना चाहिए, इसके ऊपर स्पॉटलाइट आना चाहिए। जो भी चाइना के मुद्दे हैं, अभी चाइना थोड़ा सा जमीन पर आया है जब मोदी जी ने मूवमेंट लिया बाइकॉट चाइना के सब चीजों पर, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे, अभी हम स्टडी, हमारे कोई भी देश के आम लोगों के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। वहां का जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं वो किस सोच के है, किस विचारधारा से है,
और उधर जो अभी चाइना के जो हाल हो रहे हैं, आने वाले 5 साल में चाइना के कितने टुकड़े होंगे, ऐसे आज कौन से कगार पर खड़ा है चाइना, और ये कांग्रेस वाले चाइना की क्या बात करते हैं। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, चाइना को इस हाल में किसने लाया? आपने पंडित नेहरू की बात करी, पंडित जी की बात करी आपने। सब एक बात सर, पूरी बात तो सुन लें सर, पूरी बात। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। 1963 में जनवरी 26 को रिपब्लिक डे परेड के दौरान पंडित जी ने खुद व्यक्तिगत निमंत्रण दिया आरएसएस को कि इस बार आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं, स्वयंसेवक जो हैं, वो भी रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगे। और आपको याद होगा 400 आरएसएस कार्यकर्ता मार्च्ड ऑन जनवरी 26, 1963 इन द रिपब्लिक डे परेड। और वो इसलिए था, मैं अपने दर्शकों को याद दिलवा दूं, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, श्रीनगर के डिफेंस में जब 1948 में फौजें बहुत पास आ गई थी, श्रीनगर के डिफेंस में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जब चाइनीज अटैक भी हुआ था तब भी संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पंडित जी को यह याद था, पंडित जी ने उनको आमंत्रित किया। ये कांग्रेस वाले कैसे भूल जाते? लक्ष्मण सावजी साहब। नहीं, कांग्रेस वाले उन्होंने अच्छा क्या क्या बुरा किया वो सोचने के, मैं बोल रहा हूँ उनको एक सत्ता पैसा एक मशीन हो गई कांग्रेस के लिए। ये जो लोकशाही जो हमारी हो गई है, पूरी प्रजातंत्र का पूरा गलत इस्तेमाल कांग्रेस ने सब जगह पे किया है, ऐसा अपने को देखने को आएगा। क्योंकि होता है क्या, चाइना के प्रदीप जी ने जो सवाल किया था, जो मुद्दा उठाया था, उसके जो गांधी जी के अनुयायी थे, जो धर्मपाल जी एक राइटर थे, उन्होंने जो ब्यूटीफुल ट्री ये जो किताब लिखी है, और उन्होंने बहुत सारा अध्ययन करके बहुत उनका लिटरेचर अभी बाहर आया है, अभी सभी भाषा में उपलब्ध है उनका लिटरेचर। उन्होंने चाइना के बारे में नेहरू जी को जो जो सुझाव दिए थे, उसके बाद क्या हुआ, तो उस वक्त तो माने नहीं, लेकिन संसद में 2 सांसदों को धर्मपाल जी ने कुछ मुद्दे दिए चाइना के बारे में बोलने के लिए। उन्होंने जब संसद में वो मुद्दे उठाए, वो दोनों सांसद और धर्मपाल जी को नेहरू जी ने जेल में डाल दिया। तो ये हिस्ट्री में कांग्रेस वालों ने जाना चाहिए सभी जगह पे। सावजी साहब, कांदा सरकार ने क्या किया कि कांदा पे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। कांदा तो पूरे महाराष्ट्र के जितने विरोधी पक्ष है वो चिल्लाने लगा ये अत्याचार है किसानों के खिलाफ, ये पूरा सरकार किसान के खिलाफ है, उनका हर काम किसान के खिलाफ है। नाना पाटोले जी बोलते हैं कि गावित साहब, डॉक्टर गावित ने मच्छी खाना और ऐश्वर्या राय के आंखों का वर्णन किया। बोले कि मच्छी खाने से ऐश्वर्या राय जैसे आंखें आते हैं। बोले कि सीनियर मंत्री क्या बात कर रहे हैं, ये सौंदर्य की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय के आंखों को छोड़कर आप किसानों की समस्या को देखो। किसानों के आम आप दुगनी करने वाले थे, आप बेरोजगारी को खत्म करने वाले थे, आप प्राइस राइज को मेंटेन करने वाले थे। इधर तो हर चीज में आप किसान को मार रहे हो। तो नाना पाटोले जी का कहना है कि आपके बीजेपी के सीनियर नेता कहां नजर किधर है? ऐश्वर्या राय के आंखों पर है, मच्छी खाने पर है, कांदा पर क्यों नहीं करते, किसान पर क्यों नहीं करते? आप 40% एक्सपोर्ट में बढ़ाएं। बोलिए सर बात ऐसी है, प्याज के बारे में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन किसानों के लिए मोदी गवर्नमेंट में जो जो किया है आज तक 8-9 साल में अलग अलग तरीके से, इससे पहले 50 साल में वो हुआ नहीं था। फर्टिलाइजर से लेकर सीड्स तक और जमीन के उनका टेस्ट लेने तक जो जो काम किसानों के लिए सरकार ने किए हैं। जो किसान जब संकट पे आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलना चाहिए। इसलिए हर साल हर महीना कुछ ना कुछ जो अमाउंट आती है, आपको सबको मालूम है। अभी जो प्याज के बारे में हमारी यहाँ की जो नासिक के जो मुद्दा पहले उठ जाता है प्याज के लिए, हमारी यहाँ के जो सांसद है और जो हमारे मंत्री है डॉक्टर भारती जी पवार, उन्होंने कल इसका जो स्टेटमेंट दिया, इसका जो बयान दिया,
कि जैसे टोमेटो के लिए हमको तरसना पड़ा, ऐसा प्याज के लिए भारतीय जनता को तरसना नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए ये जो प्रावधान है इसमें, तो ये एक उन्होंने खुलासा किया था। और उसमें बात ऐसी है साहब, देखो चर्चा अगर करनी है तो गहरे में जाना पड़ेगा। हमने किसान को मार्केट में जब बेचने के लिए खुला कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो मार्केट कमेटियों का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहने चाहिए, ऐसा हमने मूवमेंट निकाला था। किसान जब अपनी जो अनाज या कोई भी क्रॉप कोई भी लेता है तो उसपे बाद में वो व्यापारी के पास जाता है। तो व्यापारी की पॉलिसी और किसान की पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसी के ऊपर हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। किसके हाथ में है ये नियंत्रण किसके हाथ में है? मार्केट से ज्यादा पैसा मिलता है तो भी किसान को नहीं जाता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जो अपनाने जा रही थी, तो ये लॉबी जब स्ट्रांग हो जाती है, और ये लॉबी किसके पास है? अभी अभी इसके सब गहराई में जाएंगे, सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा ये मुद्दे आते कहां से है। तो मोदी जी और भाजपा सरकार इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचकर आगे चल रही है। इसमें किसानों का जहां नुकसान नहीं होगा ये सब देखा जाता है। और एक जब मामला उठता है तो वो सेंटेंस के ऊपर बवाल खड़ा कर देने का, और विरोधी दल को तो वो चाहिए, क्योंकि हमको स्टडी करने के लिए आंखें खोलकर हमको कोई भी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देने का नहीं है। जो 90 विषय जो अच्छे होते हैं उसके लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जो एक पॉइंट मिल गया और उसके लिए कुछ न कुछ आगे की सोच के अगर वो कोई साहू जी साहब, आज अमित शाह सोचते नहीं है। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में थे कल्याण सिंह जी के कुछ सम्मेलन कार्यक्रम में। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट कर दिया कि 550 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण, ये कल्याण सिंह का भी सपना था, ये बीजेपी और मोदी जी ने अभी हासिल कर दिया। ये बार बार राम जन्मभूमि, और उन्होंने आगे जाके कहा कि गरीब कल्याण योजना यूपी में जिस प्रकार कल्याण सिंह का सोच था, आज योगी सरकार, मोदी सरकार उसी को आगे लेके जा रहा है। और पिछड़े समाज कल्याण, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के बगैर जिस प्रकार से किया, उत्तर प्रदेश एक उत्तम उदाहरण है। क्या ये 100% यूपी की तरफ आप बार बार ये राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ ऐसे इश्यूज को लेकर यूपी को 100% और महाराष्ट्र को 45 आउट ऑफ 48, ये पूरा एक पॉलिसी के हिसाब से आप चल रहे हैं? साहू जी साहब, अभी बात ऐसी है, ये जो कुछ हो रहा है वो बोलने में दिक्कत क्या है? जो 500 साल नहीं हुआ था, ये भी सच है। जब नहीं हुआ था तो उसके लिए हम है, यही लोगों को हम बताते थे ना। हमारा एजेंडा जब से पार्टी स्थापन हुई, जब से राम जन्मभूमि का मुद्दा था, और वो जो करेंगे उनको हमका समर्थन होगा, यही हमने बोला है जब भी। तो अभी जब होने जा रहा है तो जो किया है उसमें बताने में गलत क्या है जी। और बार बार बताना नहीं है। अगर कोई वैसा, देखो दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, सप्ताह में होते हैं, महीने में होते हैं, साल में होते हैं। जो मुद्दा जिस वजह लिए चर्चा होता है, जब भी वो चर्चा होती है, दिन भर 12 घंटा एक ही सब्जेक्ट पे नहीं बोलते हैं अमित जी शाह या मोदी जी या कोई भी मंत्रीगण। हर एक का अपना अपना जो दायित्व है वो दायित्व के हिसाब से बात करते हैं। और जब जिस गांव में जाएंगे, जिस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, जो मुद्दा सामने आएगा, जब पब्लिक में जाएंगे तो सब बातें बताएंगे, उसमें ये मुद्दा आएगा। केवल सिर्फ राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए और अभी से वो पूरा हो रहा है ये बोलने के लिए अमित जी शाह कोई अलग से रैली नहीं लेते हैं। लक्ष्मण साहू जी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर जो है, राम मंदिर जो है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज्यादा योगदान आप ही का रहा है, सीधी बात है। इसमें बोलने में तो कोई शक है नहीं। उसके अलावा काशी विश्वनाथ, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग, ना जाने कितने लाख साल पहले जो पहला ज्योतिर्लिंग आया धरती पर, जहां पर वो था वहां पर अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर की और पुनः पुराने शिवलिंग की पुनः स्थापना हो जाएगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं। और साथ में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जो है
उसका भी पूरा का पूरा अभी आंदोलन चल रहा है और कानूनी तौर पे चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल सर मेरे जहन में है, बहुत साल पहले, काफ़ी साल हो गए इस बात को, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और हम भी उसमें इन्वॉल्व थे किसी उसमें, कि राम सेतु जो है उसको एक नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने में क्या तकलीफ है सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 2016 या 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर मिस्टर मोदी, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है दैट वी आर वर्किंग टू सी दैट दिस इज डिक्लेयर्ड ए नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। आज तक नहीं हुआ सर, वो क्या है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? राम सेतु को हम बतौर एक नेशनल, एक राष्ट्रीय धरोहर हम क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे क्या है? नहीं देखो, ये तो आज या कल ये होने वाला है, ये बात सच है, और ये दूसरा कोई करेगा नहीं, हम ही करने वाले। सभी मुद्दे एक साथ में नहीं आ सकते ना। बजाज साहब का कहना अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी सब हो रहा है तो अभी कर दो सर, अभी कर दो जल्दी। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस हमारे प्रचार में नहीं है जी। ये हमको, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है, और राम नाम से जो मुद्दे जुड़े हैं उसके लिए हम हमारा सर्वस्व देने के लिए तैयार है ना। तो ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है हमारा, ये हमारा श्वास है, इसलिए ये होगा, उसके बारे में किसी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कि जब विकास के मुद्दे पर हम आगे जा रहे हैं, हम सब विश्व को जो जिस मुद्दे पर आगे, हम युद्ध सामग्री में आगे जा रहे हैं, हम क्रॉप में आगे जा रहे हैं, अभी देखो हमारा इंटरनेशनल मिलिट्री ईयर अभी चालू है जी। उसके लिए हमने क्या, जब चर्चा की शुरुआत हो गई तो जो हमारा अतीत था, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा स्वर्णमय इतिहास है, वो इतिहास के ऊपर इन्होंने जो ढक्कन लगा के 1500 साल किया है, और अभी हम एक एक मुद्दे के ऊपर उजागर कर रहे हैं, उसको पुनः प्रतिष्ठा उसकी सब हो रही है सब जगह पे। तो सिर्फ इसमें धार्मिक मुद्दे नहीं है, इसमें मानवीय जीवन के मुद्दे बहुत है। आदमी ने आदमी के साथ कैसा रहना चाहिए, ये सब जो हमारी जो संस्कृति हमको सिखाती है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी जब राम सेतु का मुद्दा निकालेंगे तो राम सेतु के साथ जुड़े हुए कितने मुद्दे हैं, जो वो उस समय हमारे जो इंजीनियर थे वो कितने तज्ञ थे जो ये ब्रिज बनाने में जुड़े हुए थे जी। ये इतिहास सामने आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है उसमें अभी इस वक्त क्या तकलीफ है? क्योंकि हम तो सरकार तो एफिडेविट दे चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट में, और पिछले 5 साल में हमने कुछ नहीं किया सर। का बात नहीं है, देखो जैसे जैसे मुद्दे आते हैं वैसे वैसे प्रायोरिटी दी जाती है ना। सर मुद्दा तो आ चुका है, सर मुद्दा तो आ चुका है। मेरी बात ये राम सेतु का मुद्दा सर, इसमें कोई श्रीलंका की ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तमिलनाडु में जो डीएमके सरकार है उनकी ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्या है ये मतलब? देखो बात ऐसी साहब, किसका भी ऑब्जेक्शन आएगा तो हमारा जो, हम कोई राजनीतिक सोच से कोई काम नहीं करते, इसलिए किसी का विरोध भी होगा तो मनाया जाएगा। मुझे तो किसी का विरोध है ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। राम सेतु के ऊपर तो किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें कोई मुद्दा नहीं आएगा। जब वो काम होने जाएगा हो जाएगा। 370 के बारे में जो ऐसा कहा जाता था ना पहले जी, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही, कुछ क्या वो हो, उसका जो नतीजा सामने, उधर के लोगों को जो रोज बॉम्ब ब्लास्ट को जो सामना करना पड़ता था, आज वो उनका व्यापार, उनका बिजनेस, उनका सर्विस, उनका रहन सहन, उनका सामाजिक जीवन में सब बदलाव आ गया है। उधर की जनता मानती है। तो ये सब जिनको बिजनेस करने का था राजनीति का, उन सब के खिलाफ अभी पब्लिक हो गई आस्ते आस्ते। जी, चलते चलते लक्ष्मण साहू साहब, चलते चलते आपकी प्रेडिक्शन तो थी कि आप मतलब 363 या 400 सीटें करीब लेकर के आएंगे लोकसभा में। क्या अब भी आप अपनी भविष्यवाणी पर कायम हैं? सब बात ऐसी है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं बताऊंगा, लेकिन बात ऐसी है, हमारे जो नेता लोग, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है, ज्योतिषियों से ज्यादा सही होती है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बार और बोलता हूँ, वो आपके क्वेश्चन का आंसर सिंगल वर्ड में मैं दूंगा आखिरी में जी। लेकिन हमारे जो नेता जो इसके बारे में अलग अलग के
बड़े नेता है वो थोड़े संयम से बात करते हैं, वो थोड़ा आजू बाजू का सोच विचार कर बात करे। मेरे जैसा कार्यकर्ता थोड़ा जज्बाती भी होता है और हमको एक उम्मीद होती है बड़े लंबे छलांग लगाने की, तो वो कभी कभी स्टेटमेंट पे आ जाए। मेरा दावा है अभी भी, जब से आपने इस चर्चा में मुझे सम्मिलित किया जी, मैंने 400 के कम कभी बोला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये साल भर में जैसे जैसे काम और हो जाएंगे, जैसे जैसे काम लोगों तक और ज्यादा पहुंचेंगे, हमारा जितना प्रचार हम करेंगे पूरे साल भर संगठन के द्वारा, हमारे अलायंस के द्वारा, एनडीए के द्वारा, तो 1984 में सहानुभूति के ऊपर जो 415 सीटें कांग्रेस को मिली थी ना, वो कांग्रेस का रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, ये मैं आपको दावे के साथ। क्या बात है साहब, क्या बात है, वंडरफुल। प्रदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैं तो साहू जी साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का कॉन्फिडेंस है, बिकॉज संगठन सब जुड़े हुए हैं, वो मालूम है क्या क्या हो रहा है और कैसे नहीं हो सकता है। बट साहू जी साहब, महाराष्ट्र में गणित कुछ बैठ नहीं रहे आपका। 48 में से 45 निकलने का गणित थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है अभी आज के स्थिति में। हमको तो कोई उलझा हुआ नहीं लगेगा, पहले से ज्यादा 2-3 सीटें आएगी, इतना पक्का। शरद पवार जी अभी भी उधर है, उद्धव ठाकरे जी अभी भी उधर है, तो साहब जनता वोटिंग करने वाली है चुनाव में। शरद पवार का एक वोट क्या करने वाला है? मगर मनाने जनता के वोटिंग लिए करेगी, जनता वोटिंग करेगी। जहां तक हम पहुंचे हैं, जनता वोटिंग करेगी जी। आसान लग रहा है आपको 45 होगा? 45 आउट ऑफ 48 जो बीजेपी का टारगेट है महाराष्ट्र का, वहां तक हम पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 404 का आंकड़ा था राजीव गांधी जी का, वो आप तोड़ेंगे इस बार? यस। अकेली बीजेपी के एनडीए? राजीव गांधी जी एक्सीडेंटली आ गए थे जी। वो आंकड़ा सहानुभूति का जनता ने दिया था उनको, सहानुभूति। हमारे जो जज्बाती जो है ना, हमारी जनता भारतीय मतदाता ये जज्बाती है। ये उस समय वो एक भावभीनी श्रद्धांजलि थी एक महिला प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को, उस समय जिस तरह से हत्या हुई थी वो सहा नहीं जा सकता है। हमारा ये मानवीय व्यवहार है, उनका उसका गलत इस्तेमाल किया उन लोगों ने इतनी बड़ी मेजोरिटी देने के बाद। 2.5 साल में बोफोर्स का कांड सामने आ गया। कौन था? क्वात्रोची जी। 2 साल भी उनको ये हजम नहीं करने पाया आया। हमारे जज्बात का खिलौना बना दिया भारतीय जनमानस का उन्होंने। जहां से लेकर कांग्रेस जो डाउन होती जा रही है ना, कांग्रेस कभी भी आप नहीं हुए बात। और उसके बाद कांग्रेस कभी इस तरीके से ऊपर नहीं आई, कभी आएगी भी नहीं। कांग्रेस अभी 0 हो जाएगी कुछ दिन में, सर 0 हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।